नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में नवीन रचना के रूप में प्रस्तावित चंद्रगुप्त नाटक पर बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त नाटक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और जयशंकर प्रसाद छायावादी काल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व के आंदोलन के दौरान अब साहित्य सृजन किया। जाहिर सी बात है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो भी साहित्यकार साहित्य सृजन करेंगे उनमें कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति समकालीन तत्कालीन परिस्थितियों की भी होगी और वही प्रसाद के नाटकों में मूल रूप से उभर कर सामने आया और चंद्रगुप्त नाटक भी इसका अपवाद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले कि हम चंद्रगुप्त नाटक पर बात करें, आपको जयशंकर प्रसाद के नाटकों की मूल चेतना को समझ लेना जरूरी है। जयशंकर प्रसाद ने जितने भी नाटक लिखे उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी उन्होंने इतिहास के प्रसंगों को उठाया और उनके माध्यम से उस समय का जो परिवेश था उसमें जिस तरह के साहित्य सृजन की आवश्यकता थी, जिस तरह के विचारों के को उभारने की आवश्यकता थी, जगाने की आवश्यकता थी, उनका माध्यम उन्होंने इतिहास के प्रसंगों को बनाया। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि उन्होंने इतिहास को यथा तथ्य जैसा वो था उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि प्रासंगिक उस समय के जो संदर्भ थे उन संदर्भों की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए उसमें कल्पना का समायोजन भी किया है। तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हुई इतिहास और कल्पना का समन्वय। मैं यहां दोस्तों सिर्फ उन्हीं विशेषताओं की चर्चा करूंगी जयशंकर प्रसाद के जो चंद्रगुप्त नाटक को ध्यान में रखते हुए जानना आपके लिए जरूरी है। यूं तो प्रसाद के नाटकों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है वही चुनिंदा बिंदु मैं यहां आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है क्योंकि कौन सा समय था जब ये नाटक लिखे जा रहे थे? समय था राष्ट्रीय आंदोलन का और विडंबना ये थी कि ना तो जनता में जागरण था, यानी जनता एकीकृत नहीं थी, और ना ही राजाओं और नवाबों का को कर्तव्य बोध था। जाहिर सी बात है कि प्रसाद ने आवश्यकता महसूस की कि राष्ट्रीय स्वर की प्रबल अभिव्यक्ति आवश्यक है ताकि राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया जा सके। तो तीसरा बिंदु हुआ राष्ट्रीयता के स्वर की प्रबल अभिव्यक्ति। अब अगली बात क्या थी? क्या केवल राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति कर देना भर उस समय सही था, उस समय के लिए उपयुक्त था, उचित था? इसके साथ साथ एक और आवश्यकता थी उस समय के कि क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के द्वारा पश्चिमी संस्कृति यानी अपनी संस्कृति का प्रचार किया जा रहा था, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा था और बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पाश्चात्य संस्कृति के रॉ में बहे चले जा रहे थे, प्रवाह में बहे चले जा रहे थे और अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को भूलते जा रहे थे। तो उस समय की एक आवश्यकता यह भी थी कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया जाए। तो अगली विशेषता उनकी हुई भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों का प्रतिपादन।
एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी चर्चा करना प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि प्रसाद ने नारी गरिमा, जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, उस नारी गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। अपने नाटकों के जरिए नारी के व्यक्तित्व को उस तरीके से प्रस्तुत किया जो समसामयिक संदर्भों से, उस समय के संघर्ष से, उस समय की जो भी विषम परिस्थितियां थी उनसे अलग नहीं रखा उन्होंने नारी को। नारी की भी सशक्त भूमिका हुई। तो अगला बिंदु हुआ नारी गरिमा की स्थापना। ये बिंदु हैं दोस्तों। पहली बात हुई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने नाटक लिखे। दूसरी बात हुई इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं की, इतिहास को उन्होंने अपने नाटकों में जैसा है वैसा ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसमें आवश्यकता अनुसार कल्पना का समायोजन भी किया। तो दूसरा बिंदु हुआ इतिहास और कल्पना का समन्वय। तीसरा हुआ राष्ट्रीयता के स्वर की, क्योंकि उस समय की मांग थी राष्ट्रीयता के स्वर की प्रबल अभिव्यक्ति। और चौथा बिंदु हुआ भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की पुनर्स्थापना या उनका प्रतिपादन। और अगली विशेषता हुई नारी गरिमा की स्थापना। तो हम जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो इन बिंदुओं को, ये जो 5 बिंदु हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नाटक चंद्रगुप्त पर बातचीत। सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए और जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला बिंदु, जैसे कि अभी मैंने चर्चा भी की, चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाट्य कृति है। किस प्रकार का नाटक है चंद्रगुप्त? यदि प्रश्न पूछा जाए तो एक ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, 1931 का वर्ष आप सभी ध्यान दे लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हो चुका था। यानी महात्मा गांधी ने भी इस बात को अनुभव किया था कि जनता में जब तक एकता नहीं होगी, जब तक संगठन नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय आंदोलन को एक निश्चित दिशा में ले जाना मुश्किल है और उसके द्वारा स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना नामुमकिन है। और यही कारण है कि वो विभिन्न आंदोलनों के द्वारा इस जन समुदाय को संगठित और एकीकृत करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में यह बिंदु बहुत 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 महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु है कि यह एक नायक प्रधान नाटक है। यानी कई तरह के नाटक होते हैं, उनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जिनमें नायक का जो चरित्र है वो कथा वस्तु के केंद्र में स्थित होता है, वे नायक प्रधान नाटक कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नायिका के चरित्र के इर्द गिर्द पूरा कथानक घूमता है, वे नायिका प्रधान नाटक कहलाते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रगुप्त एक नायक प्रधान नाटक है। इसके बाद इसके नामकरण का आधार नायक चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी इस नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? जो कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य यानी कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंशों का नाश कर उसे समूल उखाड़ कर फेंका और एक सुंदर राज्य की मौर्य वंश के रूप में स्थापना की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी ऐतिहासिक प्रसंग को उठाकर कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की, किस तरीके से चाणक्य ने उनका मार्गदर्शन किया और कैसे उन्होंने एक सशक्त राज्य मौर्य साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, वो उस सारी प्रसंग की अभिव्यक्ति कल्पना के समायोजन के साथ इस नाटक में की गई है। वहां जो वास्तविक प्रसंग चल रहा था, यानी 1931 का भारत जबकि आजादी के लिए लड़ रहा था, उस समय शत्रु कौन थे? शत्रु पक्ष में थे अंग्रेज, और चंद्रगुप्त नाटक के समय में शत्रु पक्ष में थे यूनानी यानी यवन। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। नाटक में कुल 4 अंक, 46 दृश्य और 13 गीत हैं। ये एक भी बिंदु दोस्तों आपको भूलना नहीं है, क्योंकि किसी भी बिंदु को प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है। तो कितने अंक हैं? 4 अंक, 46 दृश्य और 13 गीत हैं। कुल मिलाकर 13 गीत हैं। गीतों को की प्रसंगानुकूल योजना, जिस तरह का प्रसंग चल रहा है उसके अनुकूल गीतों की योजना करना प्रसाद के नाटकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसे हमें भूलना नहीं है। इसमें अब इसकी कथावस्तु का गठन किस प्रसंग से हुआ है,
इसमें यवनों के साथ भारतीयों के संघर्ष तथा विजय के माध्यम से भारतीय जनमानस में तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने का प्रयत्न किया गया है। यानी मूल घटना है यवन यानी यूनानियों और भारतीयों का संघर्ष। पहले नंद वंश के समय में और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश के अत्याचारी शासन को समाप्त कर गद्दी पर बैठता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है, उस समय जो वास्तविक स्वरूप यवनों के साथ भारतीयों के संघर्ष का उभर कर आता है, प्रमुख रूप से उस घटना को यहां आधार बनाया गया है। और क्योंकि चंद्रगुप्त यूनानियों को परास्त कर विजय प्राप्त करता है, अपने साम्राज्य को, जो मौर्य साम्राज्य है, उसे एक संगठित और शक्तिशाली रूप प्रदान करता है, यानी उसकी विजय होती है यवनों के खिलाफ, यूनानियों के विरुद्ध। उसी तरह से इस प्रसंग के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने यह प्रयत्न किया है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता को संगठित और एकीकृत किया जाए और उनमें अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना जगाई जाए और राष्ट्रीयता की यानी अपने राष्ट्र को आजाद कराने की भावना विकसित की जाए। और ये दोनों भावनाएं, संघर्ष करना और राष्ट्रीयता, ये तब तक संभव नहीं थी जब तक कि जनमानस एकीकृत या संगठित नहीं होता। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद ने यूनानियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारतीयों के संघर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की घटना को आधार बनाकर इस नाटक का सृजन किया, इस नाटक की रचना की, ताकि उस समय के अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को खड़ा किया जाए, संगठित किया जाए, संघर्ष के लिए जागरूक किया जाए। अगला बिंदु, राष्ट्रीय भावना के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा की भी अभिव्यक्ति की गई है। दोस्तों, हमने द्विवेदी युग के विषय में भी पढ़ा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आपने देखा होगा कि द्विवेदी युग में भी भारतीय संस्कृति के तत्वों की पुनर्स्थापना का प्रयत्न किया गया साहित्य के माध्यम से, और वही और अधिक विकसित रूप में हमारे सामने आता है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में। प्रसाद जी ने उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयत्न किया जिनकी उस समय राष्ट्रीय संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बहुत अधिक आवश्यकता थी। और यही कारण है कि उन्होंने न केवल राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का प्रयत्न किया, बल्कि भारतीय संस्कृति के जितने भी श्रेष्ठ बिंदु हैं, श्रेष्ठ तत्व हैं, यानी उसकी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनकी पुनर्स्थापना करने का भी प्रयास किया, उनकी सशक्त अभिव्यक्ति करके या उसके माध्यम से। आगे चले। नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? नाटक का मूल उद्देश्य इतिहास के माध्यम से तत्कालीन भारतीय जनता को जागरण का नवीन संदेश देना है, क्योंकि जागृति के द्वारा ही, जब तक भारतीय जनमानस को जगाया नहीं जाएगा, तब तक वे अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष के लिए तत्पर नहीं हो सकेंगे। इसलिए भारत की सोई हुई चेतना को जगाना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है और उसका माध्यम बनाया गया है चंद्रगुप्त और यूनानियों के संघर्ष का इतिहास प्रसिद्ध प्रसंग। अगला बिंदु, इस नाटक के रचना काल के दौरान, यानी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1931 में इसकी रचना हुई। 1931 के आसपास देश के राष्ट्रभक्तों क्या स्थिति थी उस समय? एक स्थिति सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में जनता को संगठित करने की जो स्थिति थी उसकी चर्चा मैं कर चुकी, लेकिन इसके अलावा एक और स्थिति, एक और विषमता थी जिससे हमें जूझना था और उसके लिए भी यहाँ पर संघर्ष किया गया। उसके माध्यम से उस समस्या को भी प्रस्तुत करने की प्रयास किया गया। अब वो विषम स्थिति क्या थी कि राष्ट्रभक्त जो थे, जो देशभक्त थे, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको एक और तो विदेशियों से लड़ना पड़ रहा था। विदेशी कौन? अंग्रेज सत्ता से लड़ना पड़ रहा था, और दूसरी ओर देशी रियासतों के भोग विलास में डूबे हुए राजाओं और नवाबों से भी संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि ये इन राजाओं और नवाबों के लिए अपनी सुख सुविधा, अपना भोग विलास महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे अपने रियासत को, अपने राज्य को ही अपना राष्ट्र मानते थे। शेष भारत के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, इससे वे पूरी तरह से अपरिचित थे। तो यही कारण है कि जितने भी राष्ट्रभक्त थे, उन्हें एक और अंग्रेज, यानी उनका संघर्ष दो तरफा था।
एक और उन्हें विदेशियों से लड़ना है और दूसरी ओर उन्हें भोग विलास में डूबे हुए राजाओं और अंग्रेज भक्त राजा जो अपने भोग विलास की प्रवृत्ति को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनके पक्षधर बन रहे थे, उन राजाओं और नवाबों से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। और इसकी भी अभिव्यक्ति चंद्रगुप्त नाटक में हुई है। चंद्रगुप्त नाटक में ये सारी विषम स्थितियां जिनकी चर्चा अभी हमने ऊपर की, वो सभी चित्रित की गई हैं। नाटक के सभी पात्र ऐतिहासिक पात्रों के प्रतीक हैं, यानी नाटक में पात्र कौन से हैं, इतिहास के हैं और उनकी समकालीन अभिव्यक्ति की गई है। यहां चाणक्य, अब कौन कौन किसका प्रतीक है ये आप मोटे रूप में ध्यान दे लेंगे, ताकि जब हम चंद्रगुप्त नाटक के कथासार की चर्चा करेंगे तो आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहां चाणक्य जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करता है मौर्य वंश की स्थापना करने में, वो महात्मा गांधी का प्रतीक है। जिस तरह से महात्मा गांधी उस समय के भारत में जन समुदाय को संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसे एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, वही कार्य इस नाटक में चाणक्य करता हुआ दिखाई देता है। और चंद्रगुप्त जो है, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, वो जवाहरलाल नेहरू का प्रतीक है, क्योंकि नेहरू जी के नेतृत्व में ही आजादी के बाद भारत का संगठित रूप उभर कर सामने आया। सिंहरण सुभाष चंद्र बोस का प्रतीक है, क्योंकि वो प्रवृत्ति से क्रांतिकारी है। अलका उन क्रांतिकारी महिलाओं की प्रतीक है। ये सब काल्पनिक पात्र हैं। अलका, देखिए हमने चर्चा की कि इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण या समायोजन प्रसाद के नाटकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सिंहरण, महात्मा गांधी, चाणक्य, चंद्रगुप्त ये ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन सिंहरण, अलका ये सब काल्पनिक पात्र हैं। इनकी कथावस्तु की जो मूल संवेदना है उसको सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से इन पात्रों की कल्पना की गई है, इनका सृजन किया गया है। अलका उन क्रांतिकारी महिलाओं की प्रतीक है जो देशभक्ति से प्रेरित होकर अपने घर परिवार को त्याग कर विदेशी अत्याचारियों से संघर्ष कर रही थी। आंभीक अंग्रेजी राज के कट्टर समर्थक, ये भी एक काल्पनिक पात्र है। अंग्रेजी राज के कट्टर समर्थक और प्रचारक देशद्रोहियों का प्रतीक है, यानी वे जो अंग्रेज अपने देश के साथ विद्रोह करते हुए अंग्रेजी राज्य के समर्थक बने हुए थे, आंभीक उनका प्रतीक है। नंद और पर्वतेश्वर, यानी धननंद जो कि उस समय सत्ता में था, मौर्य वंश से पहले जो राजा था उसका, और पर्वतेश्वर अपने अहम में डूबे हुए भोग विलासरत देशी राजा नवाबों के प्रतीक हैं। सिकंदर और सेल्यूकस जो कि यवन आक्रमणकारी थे, अंग्रेज शासकों के प्रतीक हैं। प्रसाद जी ने अलका के माध्यम से राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का सशक्त चित्रण किया है, और यहीं पे इसी पात्र के माध्यम से उन्होंने नारी गरिमा की पुनर्स्थापना भी की है। आगे चलते हैं। प्रस्तुत नाटक में कार्नेलिया जो सिकंदर की पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री है, बाहर से विदेशी किंतु अंतःकरण से पूर्ण रूप से भारतीय पात्र है। यानी यहां इस पात्र के माध्यम से यह भी संकेत किया गया है कि बहुत सारे उस समय के चरित्र ऐसे भी थे जो पश्चिमी थे, लेकिन फिर भी वे भारतीय संस्कृति के रंग में रंग कर पूर्ण रूप से व्यक्तित्व से, अंतःकरण से भारतीय हो चुके थे। अब बात आती है पात्रों के परिचय की। तो सबसे पहले पुरुष पात्रों की चर्चा करते हैं, क्योंकि पात्र इतने अधिक हैं नाटक में कि यदि हम पहले से उनका परिचय नहीं जानेंगे तो हम कथा वस्तु को पूरी तरह से समझ नहीं सकेंगे, उसके क्रमिक रूप से परिचित नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पात्र है चाणक्य, जिसका एक नाम विष्णुगुप्त भी है। ये ब्राह्मण है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, क्योंकि इसी के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। दूसरा पात्र महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त, जो नाटक का नायक भी है और मौर्य सम्राट के रूप में जिसका राज्यारोहण होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण पात्र है, चाणक्य और चंद्रगुप्त। आपको ध्यान रखना है कि चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। तीसरा है नंद, जो नंद वंश का शासक था, धननंद, उसको यहां नंद के नाम से पुकारा गया है। ये मगध का सम्राट है, जिसे पद से हटाकर चंद्रगुप्त शासक बनता है चाणक्य के सहयोग से, वो नंद यहां पर है। और ये कल्याणी नामक एक युवती है, एक पात्र है, उसका पिता है नंद। राक्षस मगध का अमात्य है, यानी मंत्री,
वररुचि, जिसका दूसरा नाम कात्यायन भी है। कात्यायन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं संस्कृत के, जिन्होंने वार्तिक की रचना की थी। तो ये मगध का अमात्य है, यानी मगध का एक महत्वपूर्ण मंत्री है और वार्तिककार, क्योंकि इसने वार्तिक की रचना की थी इसलिए इन्हें वार्तिककार के रूप में भी जानना जरूरी है। शकटार मगध का एक मंत्री है। आंभीक तक्षशिला का राजकुमार है, इसे ध्यान में रखना है। तक्षशिला का राजकुमार है आंभीक। आंभीक कौन सा व्यक्ति? जो देशद्रोही है, अंग्रेजों का कट्टर समर्थक है, वो है आंभीक, जो कि तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालव गण मुख्य का, मालव गणराज्य था एक, उसका जो प्रमुख था उसका कुमार है, यानी पुत्र है, और अलका से प्रेम करता है। अलका जो कि देशभक्ति से परिपूर्ण एक युवती है, उससे प्रेम करता है। पर्वतेश्वर, जिसे हम पोरस के नाम से इतिहास में जानते हैं, उन्हें यहाँ पर्वतेश्वर कहा गया है। और ये पंजाब, जिसका पुराना नाम था पंचनद, पंचनद से पंजाब शब्द निकला है। पंचनद यानी वो क्षेत्र जो 5 नदियों के संगम से पर स्थित है, जहां से 5 नदियां बहती हैं, वही। और पंज आब का मतलब, आब का मतलब होता है जल, और पंज का मतलब पंजाबी भाषा में होता है 5। तो अर्थ दोनों का एक ही है। जिसे हम आज पंजाब कहते हैं, उसके लिए प्रसाद ने पंचनद शब्द का प्रयोग किया है। वहां का राजा है पर्वतेश्वर पोरस। सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। क्षत्रप यानी प्रतिनिधि, गवर्नर कह लीजिए। मौर्य सेनापति नाम से एक पात्र और सामने आता है नाटक में, जो कि वास्तव में चंद्रगुप्त का पिता है। नाटक में उसे चंद्रगुप्त का पिता बताया गया है। एनिसोक्रेटीज सिकंदर का सहयोगी है। ये सब यूनानी पात्र हैं। देवबल, नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। देवबल, नागदत्त और गणमुख्य, ये जितने मालव गणराज्य है उसके विभिन्न पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस और मेगास्थनीज यवन के दूत हैं, यानी यूनानियों के दूत हैं, यानी सिकंदर के दूत हैं। गांधार नरेश आंभीक के वृद्ध पिता हैं, बूढ़े पिता हैं। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, और दांड्यायन एक तपस्वी के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब बात आती है स्त्री पात्रों की। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। तक्षशिला का राजकुमार कौन है? आंभीक, यानी आंभीक की बहन है। सिंहरण इससे प्रेम करता है, सिंहरण की प्रेमिका है, और राष्ट्र प्रेमी और साहसी बाला है, युवती है। सुवासिनी शकटार, जो कि एक अमात्य है मगध का धननंद के शासन में, तो उसकी पुत्री है शकटार की सुवासिनी, और राक्षस जो एक अमात्य है धननंद के राज्य में, उसकी ये प्रेमिका है। कल्याणी मगध की राजकुमारी, यानी धननंद की पुत्री है। नीला और लीला कल्याणी जो राजकुमारी है मगध की, उसकी सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, और कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है, और कालांतर में चंद्रगुप्त की परिणीता है, क्योंकि चंद्रगुप्त जब मौर्य शासक के रूप में उसका राज्यारोहण होता है, तब उसका विवाह कार्नेलिया से कराया जाता है, कार्नेलिया से होता है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। अन्य पात्रों में राजपुरुष, वैद्य, सैनिक, दास और दासियां हैं, जिनकी अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों का परिचय। अब इन सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के बाद हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों की चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में प्रमुख विशेषताओं पर दृष्टिपात कर चुके हैं, तो उस स्थिति में विद्वानों का उनके विषय में क्या कहना है, उनके नाटकों के विषय में, ये जान लेना भी जरूरी है, ताकि हमारी दृष्टि सही बिंदु पर जाकर टिक सके। तो सबसे पहले रामचंद्र तिवारी ने लिखा है उनके विषय में, इतिहास के अप्रकाशित अंशों को प्रकाशित करते हुए भी प्रसाद ने वर्तमान की उपेक्षा नहीं की। जो बात मैंने शुरू में कही आपसे कि इतिहास को दोहराना जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इतिहास के अप्रकाशित यानी जो सामने आए ही नहीं, उन अंशों को प्रकाशित करते हुए, उन्हें अभिव्यक्त करते हुए प्रसाद ने वर्तमान की उपेक्षा नहीं की, यानी उनके माध्यम से वर्तमान, जो उस समय वर्तमान था, उस समय की समस्याओं को अभिव्यक्त किया। इस बिंदु का यह मतलब है। प्रायः उनके सभी ऐतिहासिक नाटकों में अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान की समस्याएं झांकती हुई लक्षित होती हैं, यानी उनके जितने भी ऐतिहासिक नाटक हैं, उनमें से अधिकांश नाटकों में इतिहास के माध्यम से तत्कालीन परिवेश में विद्यमान समस्याओं का चित्रण
किया गया है। इन दो बिंदुओं, जो कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की महत्वपूर्ण विशेषता है, वो इन रामचंद्र तिवारी के इस कथन में समाहित है। आगे चलते हैं, अगला एक और कथन रामचंद्र तिवारी का। वे लिखते हैं, ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली। यानी उस समय के दौर में जितने भी ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, उनमें सबसे अधिक सशक्त और प्रभावशाली अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद की एक नाटककार के रूप में रही। राज्यश्री, जिसकी रचना हुई 1915 में, विशाख, जिसकी रचना हुई 1921 में, अजातशत्रु, जो रचा गया 1922 में, स्कंदगुप्त, जिसकी रचना हुई 1928 में, और चंद्रगुप्त, जिसकी रचना हुई 1931 में, और ध्रुव स्वामिनी, जिसकी रचना हुई 1933 में। ये प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। यानी उनके ऐतिहासिक नाटकों में ये जो 6 नाटक हैं, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति की गई है। देखिए, 2 बातें रामचंद्र तिवारी ने अपने इस कथन में की कि इतिहास के प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने वर्तमान की समस्याओं को उठाया, और उनके अधिकांश नाटकों में वर्तमान इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं की अभिव्यक्ति की गई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो उन्होंने यहाँ कही है कि भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और इन सभी ऐतिहासिक नाटकों के साथ चंद्रगुप्त नाटक विशेष रूप से इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, क्योंकि उसमें न केवल राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने का संदेश है, बल्कि भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की पुनर्स्थापना का भी अद्भुत प्रयत्न किया गया है। अब बात आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, जो स्वयं जयशंकर प्रसाद का है। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने अपने एक नाटक विशाख, जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर की, विशाख की भूमिका में अपने नाटक लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यानी जयशंकर प्रसाद मानते हैं कि इतिहास के अध्ययन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति ये निश्चय कर सकती है उन सभी तत्व, इतिहास के बिंदुओं का विश्लेषण करके, कि कौन सा तत्व इतिहास का हमारे लिए उपयोगी है और हम किसे अपने जीवन का आदर्श बना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरी इच्छा, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिंदु को समझेंगे। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। यानी इतिहास के प्रसंगों को प्रकाशित कर न केवल वे वर्तमान की समस्याओं का उद्घाटन करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वे उन बिंदुओं को, उन विशेषताओं को, उन तत्वों को भी तलाश करने का प्रयत्न करते हैं ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से, जिन्होंने वर्तमान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह बिंदु भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के न केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, उनके पात्रों की चर्चा की, पुरुष पात्र, स्त्री पात्र और अन्य पात्र। इसके अतिरिक्त नाटक के मूल उद्देश्य को समझा कि इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद आखिर क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उस विचार को हमने जाना। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की मूल विशेषता क्या है, जो चंद्रगुप्त नाटक में भी दिखाई देती है, उन सभी बिंदुओं से भी हम परिचित हुए। तो यह है पृष्ठभूमि उस कथा को समझने की, जो चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अभिव्यक्त की है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, क्योंकि अगले सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के कथासार की अंक के अनुसार। नमस्कार।